प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चौथे लेसन के अंदर जिन टॉपिकों के ऊपर अध्ययन किया उनमें से अपन ने रक्त समूह के बारे में अध्ययन कर लिया था। रक्त समूह के बाद अपन ने RH कारक देखे और RH कारक के बाद एक विशेष प्रकार का जो अपन ने रोग देखा था जो RH कारकों की बेजोड़ता के कारण होता है, जिसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद अपन ने एक प्रोसेस देखा कि रक्ताधान क्या होता है और रक्ताधान क्यों आवश्यक है और रक्तादान कितने चरणों के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी होती है। पहले चरण में रक्त का संग्रहण करते हैं और दूसरे में रक्त का आदान करते हैं। इसके बाद अपन ने रक्तादान के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो अपना बिंदु देखा, और यदि रक्तादान के समय असावधानियां बरती जाए तो इससे कौन सी संक्रामक बीमारियां हो सकती है, यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज इस पाठ का ये अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का महत्व अपन देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन शुरू करते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि मनुष्य के शरीर में कुल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, AB, O, और इसे हम ABO तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने पढ़ा था जब रुधिर वर्ग का अध्ययन अपन कर रहे थे कि ABO समूहीकरण क्या है, तो उसमें अपन ने देखा था कि RBC की सतह पर पाए जाने वाले 2 एंटीजन, एंटीजन A और एंटीजन B, इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है, A, B, ABO। इसे ही ABO समूहीकरण कहा जाता है। तो अपन जानते हैं मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होता है हम उसे ABO तंत्र के नाम से जानते हैं। अब मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण, रुधिर वर्ग का नियंत्रण, मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों की आपस में तालमेल पर निर्भर करता है। अर्थात मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण कितने विकल्पियों, तो अपन बताएंगे 3 विकल्पियों के तालमेल पर निर्भर करता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, एक ही जीन के भाग होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना, पहली बात अपन ने क्या देखी, मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण कितने विकल्पियों, तो 3। अच्छा, विकल्पियों को अपन बोलते हैं एलील, क्या बोलेंगे, एलील। तो चाहे विकल्पी बोल दो या इनको अपन बोल सकते हैं, बताओ क्या, एलील। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण कितने विकल्पी एलीलों के द्वारा होता है, तो 3 विकल्पियों के द्वारा, और ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं। अब ये तीनों विकल्पियों को अपन देखो किस किस से प्रदर्शित करते हैं। पहला विकल्पी आपका होता है IA, दूसरा विकल्पी आपका होता है IB, और तीसरा विकल्पी आपका होता है IO, या इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल I से। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ से सीधा 1 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न बनता है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण कितने विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, तो आपको आंसर देना है 3 विकल्पियों पर, और इन तीनों विकल्पियों के नाम आपको पता होना चाहिए, IA, IB, या तो IO कह दो, नहीं तो IO को स्मॉल I के द्वारा भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब इनमें से अपन को पता है कि मनुष्य की जो RBC होती है उसके ऊपर बताओ कितने एंटीजन पाए जाते हैं, तो आप बताओगे भाई 2 एंटीजन होते हैं, एक का नाम है एंटीजन A और एक का नाम है आपके एंटीजन B। भाई एक एंटीजन और रहता है RH प्रतिजन, उसको अपन फिलहाल अभी देख नहीं रहे हैं। तो अपन को पता है कि मनुष्य की RBC की सतह पर कितने एंटीजन होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। अब इस एंटीजन A के निर्माण में कौन सा विकल्पी भाग लेता है, तो आप बताओगे IA। भाई एंटीजन A के निर्माण में कौन सा, IA, और एंटीजन B के निर्माण में बताओ कौन सा विकल्पी भाग लेता है, तो आप बताओगे IB। भाई ये एंटीजन B में IB हो गया, एंटीजन A में कौन हो गया, IA हो गया। अब तीसरा बचा IO या स्मॉल I। IO या स्मॉल I किसी भी एंटीजन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, अर्थात ये आपका क्या होता है, अप्रभावी
अनुसार ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी देखो एक ही जीन के भाग होते हैं, इनको किससे प्रदर्शित करते हैं, आईए, आईबी, आईओ या स्मॉल आई, चाहे आईओ कह दो या स्मॉल आई कह दो, एक ही बात है। अब मनुष्य के आरबीसी पर कितने एंटीजन होते हैं, 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो एंटीजन ए के निर्माण में कौन सा विकल्पी संलग्न होता है, तो आप बताओगे आईए। एंटीजन बी के निर्माण में कौन सा विकल्पी संलग्न होता है, तो आप बताओगे आईबी। जबकि आईओ किसी भी एंटीजन के निर्माण में संलग्न नहीं होता है, अतः ये अप्रभावी जीन है। और आईओ और आईबी आपके बताओ कौन से जीनों की कैटेगरी में आते हैं, प्रभावी जीन की कैटेगरी में आते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण। मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 2 विकल्पी, कम से कम कितने विकल्पी, 2। मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 2 विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। यह आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 2 विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया के आधार पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप हो जाएंगे आपके। वो कैसे कैसे होंगे तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जहां पे मैं लिख रहा हूं रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग अपने पास बताओ टोटल रुधिर वर्ग कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप बताओगे ए, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा हो जाएगा ए बी और चौथा वर्ग आपका हो जाएगा ओ। अब अपन देखेंगे कि कौन से रुधिर वर्ग में कौन से विकल्पी जीन प्रारूप के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे विकल्पियों का जीन प्रारूप। विकल्पियों का जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। अब ध्यान दो प्यारे विद्यार्थी, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, विकल्पियों का जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। और इस तरीके से अपन ने चार्ट बना लिया। अब अपने पास बताओ कितने विकल्पी होते हैं जो रुधिर वर्ग का नियंत्रण करते हैं, तो 3, एक आईए, एक आईबी और एक आपका आईओ या स्मॉल आई। चाहे आईओ कह दो चाहे स्मॉल आई कह दो। इनमें से प्रभावी कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे आईए, आईबी। अप्रभावी कौन सा है, तो आईओ या स्मॉल आई है। अब मनुष्य में रुधिर वर्ग का नियंत्रण 2 विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। इसके आधार पर रुधिर में कुल कितने प्रकार के जीन प्रारूप बढ़ते हैं, तो कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप बढ़ते हैं। वो कैसे कैसे, पहला देखते हैं रुधिर वर्ग ए का। अब रुधिर वर्ग ए में भाई कम से कम कितने विकल्पी तो होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो या तो दोनों ही क्या होंगे, प्रभावी होंगे, आईए दोनों ही प्रभावी, या फिर एक तो प्रभावी होगा आईए और एक कौन सा होगा, अप्रभावी। तो अप्रभावी को आप बताओ क्या लिख दो, या तो स्मॉल आई लिख दो, और स्मॉल आई नहीं लिखो तो इसको आप क्या लिख दो, आईओ लिख दो। बात एक ही है। तो अब बताओ रुधिर वर्ग ए के विकल्पी बताओ क्या क्या हो गए, एक तो आईए, या फिर इसको बताओ क्या लिखेंगे, एक तो प्रभावी आईए और एक अप्रभावी क्या हो जाएगा, स्मॉल आई हो जाएगा। या स्मॉल आई नहीं लिखो तो क्या लिख दो, आईओ लिख दो, एक ही बात। अब आ जाओ रुधिर वर्ग बी के विकल्पी बताओ क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 या तो दोनों प्रभावी आईबी, या फिर आप बताओ क्या लिखोगे, वही सेम कंडीशन। अब क्या हो जाएगा, आईबी और कौन सा आई, स्मॉल आई। अब ब्लड ग्रुप ए बी में ध्यान से देखो, ब्लड ग्रुप ए बी में तो भाई साहब दोनों ही प्रभावी हैं। इसमें तो ए बी और क्या भी है, बी भी है। इसका मतलब इसमें एक तो होगा आईए और एक इसका क्या होगा, आईबी होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ के अंदर देखो, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर बताओ कौन से आपके आएंगे, बताओ अप्रभावी जीन आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। तो इसमें या तो ये लिख दो आईओ लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो, स्मॉल आई लिख दो। अब बताओ ये टोटल कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो बताओ रुधिर में कुल कितने, रुधिर वर्ग का नियंत्रण बताओ जो कम से कम कितने विकल्पियों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, 2। इसके आधार पर बताओ रुधिर वर्ग के कुल कितने जीन प्रारूप हो गए, तो आप बताओ कुल कितने जीन प्रारूप हो गए, 6 जीन प्रारूप। अगर मैं तुमसे कहूं आईए है तो बताओ रुधिर वर्ग कौन सा है इनमें से, तो आप बताओगे ए है। मैं तुमसे कहूं कि भाई आईए और स्मॉल आई है तो भी रुधिर वर्ग क्या होगा, तो भी रुधिर वर्ग ए ही होगा। अब बताओ आईबी और आईबी है तो रुधिर वर्ग बताओ
का बताओ विकल्प बताओ क्या क्या होंगे। तो या तो दोनों प्रभावी आई आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई। इसमें बताओ तो आई बी या आई बी स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप ए बी का क्या हो जाएगा तो आई ए आई बी, क्योंकि इसमें तो दोनों ही प्रभावी आएंगे, इसमें अप्रभावी तो आ ही नहीं सकता। ओ के अंदर ओ तो बताओ क्या है, इसमें दोनों ही क्या आएंगे अप्रभावी आएंगे। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बनता है कि कौन सा रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। यहां से प्यारे विद्यार्थियों 1 नंबर का प्रश्न पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सा रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। तो बताओ क्या ये दोनों समयुग्मजी है या नहीं है। अपने मेंडल के नियमों में पढ़े थे, बताओ बड़े टीटी समयुग्मजी है नहीं है, या दोनों स्मॉल टीटी भी क्या है समयुग्मजी है। अगर एक बड़ा और एक छोटा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विषमयुग्मजी बोलते हैं। बताओ, और जीन आपका बताओ अप्रभावी है कि नहीं है। भाई ये तो आपके क्या हो गए, आई और आई डी तो क्या हो गए आपके प्रभावी जीन हो गए। ये आपका कौन सा जीन होता है, अप्रभावी जीन होता है। तो देखो समयुग्मजी भी है और कौन सा जीन है बताओ, अप्रभावी जीन। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ओ। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रक्त समूह ओ समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। तो हमने देखी रुधिर वृक्क की क्या आनुवंशिकता। अब आगे देखेंगे इसका क्या महत्व। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनो, मनुष्य के रुधिर तंत्र को अपन एबीओ रुधिर तंत्र कहते हैं। अच्छा, मनुष्य में रुधिर वृक्क का नियंत्रण 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, आई ए आई बी आई ओ। अच्छा, इनमें से बताओ मनुष्य की आरबीसी पर पाए जाने वाले 2 एंटीजन ए व बी। तो एंटीजन ए के निर्माण में कौन संलग्न होता है, आई ए, बी के निर्माण में आई बी, और आई ए स्मॉल आई बताओ क्या रहते हैं अप्रभावी, और ये दोनों क्या हो गए प्रभावी। अब मनुष्य में रुधिर वृक्क का जो नियंत्रण होगा कम से कम कितने विकल्पों की आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, 2। उसके आधार पर वो कितने प्रकार के रुधिर के बताओ जीन प्रारूप बनाएंगे, 6 प्रकार के, जो अपन ने चार्ट में आसानी से देख लिया। अब देखेंगे रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का क्या महत्व। तो रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का हमारे लिए क्या महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, यहाँ पे रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व देखेंगे। रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का देखो पहला महत्व देखो क्या है। पहला महत्व तो इसका ये है कि पैतृकता या दंपत्ति विवादों को हल करने में, पैतृकता या दंपत्ति विवादों को क्या करने में, हल करने में बताओ किसका महत्व है, रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व है। नंबर 2, सफल रक्तदान कराने में, तो सफल रक्तदान कराने में भी बताओ किसका महत्व है। तो आप कहोगे कि रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व है। नंबर 3, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता में बताओ किसका महत्व है, रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का। और नंबर 4, आनुवंशिक रोग, जैसे कोई एक उदाहरण बताओ। तो आप बताओगे जैसे हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया आदि के उपचार में बताओ किसका महत्व है। तो आप बताओगे रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व है। तो बताओ प्रश्न बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बढ़ भी चुके हैं कि रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता के कोई 2 महत्व लिखो। तो आप बताओ, पहला है पैतृकता या दंपत्ति विवादों को हल करने में। इससे मतलब ये है कि जैसे एक कोई नवजात बच्चा है जिसके ऊपर 2 दंपत्ति अधिकार जताया है। पहला दंपत्ति कहता है नहीं कि भाई ये मेरा बच्चा है, दूसरा दंपत्ति कहता है कि नहीं ये मेरा बच्चा है। तो अब ऐसे विवादों को दूर करने में कि भाई उसके वास्तविक माता पिता कौन है, उस बच्चे के वास्तविक माता पिता कौन है, तो ऐसे पैतृकता या दंपत्ति विवादों को हल करने में रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व है। नंबर 2, सफल रक्तदान कराने में भी रुधिर वृक्क की आनुवंशिकता का महत्व है।
नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता में भी आनुवंशिकता की महत्व है। और आनुवंशिक रोगों के इलाज, जैसे आनुवंशिक बीमारी क्या हो गई, हीमोफीलिया आदि के उपचार में भी रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का क्या है, महत्व है। अपन आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे, पैतृकता या दंपति विवादों का हल करने से रिलेटेड अपन एक दो क्वेश्चन लेंगे जो आपकी बुक से रिलेटेड होंगे। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, तो अपने इस चैप्टर का अंतिम बिंदु आता है जिसे अपन बोलते हैं अंगदान या देहदान। और अंगदान और देहदान का हमारे लिए क्या महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंगदान और देहदान क्या होता है और इनका महत्व हमारे लिए क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। पहला बिंदु देखेंगे अंगदान, दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे देहदान, और थर्ड नंबर पे देखेंगे अंगदान और देहदान का महत्व क्या है। और नंबर 4 के ऊपर देखेंगे कि आज हमें अंगदान और देहदान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको अपन ने कुल देखो 3-4 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया। पहले पॉइंट में अंगदान देखेंगे, दूसरे में देहदान क्या होता है, तीसरे में इनका महत्व हमारे लिए क्या है, और चौथे पॉइंट में देखेंगे अंगदान और देहदान की आवश्यकता क्यों है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, अंगदान क्या है, चाहे जीवित व्यक्ति हो या चाहे मृत व्यक्ति हो, व्यक्ति अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी अंगदान कर सकता है। तो जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई अंग या उत्तक दान करना ही, शरीर का कोई अंग या उत्तक दान करना ही, बताओ क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। अर्थात चाहे जीवित व्यक्ति हो चाहे मृत व्यक्ति हो, यदि वह अपने शरीर का कोई अंग या उत्तक दान करता है तो वह अंगदान कहलाता है। अब जो दाता होता है, दाता कौन होता है, जो अंग देता है, तो दाता के अंग को ग्राही के शरीर में क्या कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अर्थात दाता द्वारा दिए गए अंग को ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे रोगी के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है, जिससे रोगी के जीवन को क्या बनाया जा सकता है, खुशहाल बनाया जा सकता है, उसके जीवन में खुशी आ जाती है। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति जिसके नेत्रों में दृष्टि नहीं है, अगर उसको कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है, उस नेत्रदान के द्वारा उसकी आंखों में यदि दृष्टि या रोशनी आती है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, सुखमय हो जाता है। तो हम अंगदान करके, देहदान करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला सकते हैं और उसके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 13 अगस्त का जो दिन होता है वो अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न निकलता है 1 नंबर का कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार द्वारा 13 अगस्त का जो दिन है ये अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अंगदान से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है देहदान क्या होता है। अब अंगदान में तो क्या होता है कि जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा शरीर का कोई अंग या उत्तक का दान किया जाता है, लेकिन देहदान के अंदर क्या होता है, देहदान तब ही होगा जब व्यक्ति के प्राण क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अर्थात किसी मृत व्यक्ति के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर का दान करना ही देहदान कहलाता है। और एक निष्प्राण देह से मतलब निकलता है प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा देह या शरीर जिसमें जो बिना प्राणों के है, जिसमें अब प्राण नहीं रहे। तो एक निष्प्राण देह से लगभग 50 जरूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा किया जा सकता है। अर्थात लगभग 50 व्यक्तियों को, जैसे किसी को किडनी चाहिए होती है, किसी को हार्ट चाहिए होता है, किसी को लीवर चाहिए, किसी